गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और राजस्थान का जो साहित्य है उसका पार्ट थर्ड आज है। राजस्थान का जो साहित्य है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो यहाँ से एक प्रश्न जरूर उठता ही उठता है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं राजस्थान का साहित्य का अपना पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट जो सेकंड था उसमें हम ख्यात वाला जो अपना चैप्टर था उसको आगे बढ़ा रहे थे। तो इस वाले पार्ट में उसी राजस्थान की जो ख्यात है उसका जो अगला जो पार्ट है उसको अपन यहाँ ले रहे हैं। तो पहले पार्ट में अपन ने नैणसी की ख्यात पढ़ ली थी और नैणसी की ख्यात के साथ साथ उसका जो दूसरा एक और ग्रंथ था मारवाड़ परगनारी विगत वो भी अपन ने पढ़ लिया था। अब चलते हैं दूसरी ख्यात पे। दूसरी ख्यात पे चलते हैं जोधपुर राज्य की ख्यात। जोधपुर राज्य की ख्यात इस पे चलते हैं। जोधपुर राज्य की ख्यात देखिए लिखी किसने है, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि इसको लिखा है मुरारी दान ने लिखा है। अब मुरारी दान कौन है इसकी भी अपन बात करेंगे। देखिए अपन ने पीछे वाले वीडियो में ही पढ़ा था कि सूर्यमल मिश्रण बूंदी का एक कवि था, तो मुरारी दान जो है उसी का दत्तक पुत्र है। तो एक बार हल्का सा देखिए, वंश भास्कर है किसने लिखा था, सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। सूर्यमल मिश्रण का जो वंश भास्कर है उसको पूरा किया था इसी उसके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने। तो यह इसका जो पिता है वो बूंदी में है। तो जोधपुर राज्य की ख्यात का संबंध जोधपुर से है, तो इसका मतलब यहाँ शासक कौन है, शासक जसवंत सिंह द्वितीय है। जसवंत सिंह द्वितीय ये सेकंड यहाँ पे है और इसी का ये दरबारी कवि है। ठीक है, जसवंत सिंह द्वितीय। नैणसी वाली जो ख्यात है उसमें भी जसवंत सिंह था, लेकिन क्रम के लिए अपन ने क्या किया है कि यहाँ पर जसवंत सिंह द्वितीय है। अब ये जसवंत सिंह द्वितीय कौन से काल का है ये बताते हैं। 1857 वाली क्रांति में मारवाड़ का जो शासक था वो कौन था, तख्त सिंह था। तो तख्त सिंह का ये पुत्र है, यानी कि 1857 वाली क्रांति के बाद का ये जो है वो साहित्य लिखा गया है। तो एक बार फिर से देखते हैं मुरारी दान कौन है, बूंदी का जो सूर्यमल मिश्रण है राम सिंह के दरबार में था सूर्यमल मिश्रण, तो उसका दत्तक पुत्र है मुरारी दान। वंश भास्कर को पूरा किसने किया, इसी मुरारी दान ने पूरा किया। कहाँ रहते हुए, इस जसवंत सिंह के दरबार में रहते हुए उस वंश भास्कर को पूरा करता है। ठीक है, ठीक है। मुरारी दान दरबारी कवि है किसका, जसवंत सिंह का दरबारी कवि है। जसवंत सिंह कौन है, तख्त सिंह का, यानी कि राजस्थान की क्रांति में अपन ने बात की थी तख्त सिंह की, तो उसका पुत्र है। इसके बारे में और क्या फैक्ट देखिए, और क्या मिल सकता है जसवंत सिंह के बारे में। पुनर्जागरण से संबंधित अपने स्वामी दयानंद सरस्वती का चैप्टर आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध इसी जसवंत सिंह द्वितीय से है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, देखिए एक बार हल्का सा इसको चर्चा कर लेते हैं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद में ये राजस्थान आया। राजस्थान में अजमेर में इसने की स्थापना की और उसके बाद में ये चला गया किसके पास, स्वामी दयानंद सरस्वती किसके पास गया, जसवंत सिंह के पास जोधपुर आ गया। जसवंत सिंह इससे काफ़ी प्रभावित था स्वामी दयानंद सरस्वती से, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस जोधपुर की जो वेश्या थी नन्ही जान, उसने जहर देकर किसको मार दिया, नन्ही जान ने जहर दिया किसको, स्वामी दयानंद सरस्वती को। और स्वामी दयानंद सरस्वती का अंत यहीं अपने राजस्थान में हो गया। तो वो काल किसका है, वो जसवंत सिंह द्वितीय का काल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके संबंध में इतना सा फैक्ट अपन ने देख लिया। और कि स्वामी ये जसवंत सिंह की वेश्या थी, उसके नन्ही जान, उसने जहर दिया स्वामी दयानंद सरस्वती को और उसका इंतकाल यहीं पे हो गया।
अपन बात करते हैं इसकी। जोधपुर राज्य की ख्यात लिखी है मुरारीदान ने, और मुरारीदान कौन है? वही है सूर्यमल मिश्रण का दत्तक पुत्र, सूर्यमल मिश्रण का दत्तक पुत्र है। इसने वंश भास्कर को पूरा किया है और अलग से अपना एक जसवंत सिंह सेकंड के दरबार में रहते हुए जोधपुर राज्य की ख्यात लिखी है। साथ ही साथ मुरारीदान ने एक ग्रंथ भी लिखा है, जसवंत जसोभूषण, जसवंत जसोभूषण नाम का एक ग्रंथ भी लिखा है। जोधपुर राज्य की ख्यात में है। जोधपुर राज्य की ख्यात में वहाँ का इतिहास है, युद्ध है और वहाँ के शासकों की जो वंशावलियाँ हैं वो उसमें है। बस इससे रिलेटेड बात इतनी ही। अब तीसरे नंबर की ख्यात लेते हैं। तीसरे नंबर की ख्यात है बांकीदासरी ख्यात। इसकी भी थोड़ी सी चर्चा अपन ने कर ली थी फ्रेंड्स। बांकीदासरी ख्यात देखो, इसकी भी चर्चा अपन ने करी थी। कब करी थी? जब राजस्थान के रियासती शासक 1818 वाली संधियां भाग भाग के अंग्रेजों के साथ कर रहे थे, लालायित हो रहे थे कि मैं संधि कर लूं, मैं संधि कर लूं। तो उस समय बांकीदास का जो चैप्टर है, उसका जो योगदान है, उस समय अपन ने इसकी बात की थी। ठीक है, फिर से इसकी बात और करते हैं। बांकीदासरी ख्यात, जैसे नाम से पता चलता है कि कौन है, बांकीदास। तो इसका राइटर रचयिता कौन है? इसका रचयिता है बांकीदास। इसका रचयिता है बांकीदास। आशिया शाखा का कवि है, आशिया शाखा का कवि है। ये रहता कहाँ था? जोधपुर का शासक अपन ने पहले चर्चा की थी। जोधपुर शासक कौन? मानसिंह, उसके दरबार में था ये। जोधपुर शासक मानसिंह के दरबार में था, यानी कि उसका दरबारी कवि था। और मानसिंह इसकी बहुत मानता था। किसकी? बांकीदास की। यह शासक जो मानसिंह है वो बांकीदास की बहुत मानता था, बांकीदास की बहुत इज्जत करता था। अब इसका जो जन्म है वो देखिए, भांडियावास गांव में जन्म हुआ इसका। काफी इंपॉर्टेंट है ये अपने लिए। भांडियावास गांव में जन्म हुआ और ये कहाँ है? भांडियावास पचपदरा में है। पचपदरा बाड़मेर में है। बांकीदास आशिया शाखा का कवि था, जोधपुर के शासक मानसिंह का दरबारी कवि था और भांडियावास गांव में इसका क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, अब देखिए, जब राजस्थान के रियासती शासकों ने भाग भाग के अंग्रेजों के साथ संधियां की थी, तो इसने राजस्थान के सभी रियासती शासकों की कटु आलोचना की थी और अपने कवित्व से इसके संबंध में एक बहुत ही जोरदार कटाक्ष उस पे किया था। और उसकी कविता देखिए, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, धनिया मरे ने दीदी धरती, धनिया उमा गई धरा। अर्थात अंग्रेज जो है एक प्रकार का शैतानी जो है वो यहाँ आया है और राजस्थान के रियासती शासकों ने तो अपनी जो जमीन है वो उनके यहाँ जाके गिरवी रख दी। तो इस तरह से उसने एक कविता सभी शासकों के लिए लिखी थी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, धनिया मरे ने दीदी धरती, धनिया उमा गई धरा। इस तरह से उन्होंने उसकी आलोचना की है। देखते हैं, इसकी बात करते हैं। इसकी एक कमी भी है इस ख्यात की कि ये वात संग्रह आता है। वात संग्रह का मतलब है कि इसमें क्रमबद्धता नहीं है। वात संग्रह यानी कि जहां जहां उसको छोटी छोटी कहीं भी बात मिली तो वो उसने लिख दी, यानी कि इसमें क्या नहीं है? क्रमबद्धता इसमें नहीं है, वात संग्रह है। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। एकमात्र ये बांकीदास एकमात्र कवि ख्यात वाला जिसको मानसिंह ने लाख पसाव पुरस्कार दिया था। लाख पसाव ये क्या होता है ये भी देखते हैं। लाख पसाव क्या होता है कि पहले जो रियासती शासक हैं वो अपने किसी कवि को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रशंसनीय कार्य करने पर लाख
रुपए का पुरस्कार देता था, लेकिन बाद में लाख रुपए के साथ साथ उसको जागीर, हाथी घोड़ा, आभूषण इत्यादि भी दिया जाने लगा। तो जो लाख बसाव पुरस्कार है वो लाख रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन बाद के शासकों ने क्या किया, हाथी घोड़ा, थोड़ी सी जागीर और भी कुछ देना उसमें चालू किया। तो मानसिंह ने इसको क्या दिया, लाख बसाव का इसको पुरस्कार दिया। कितनी बार, एक बार। लेकिन बाद में क्या है, अपने कवित्व से ये बिल्कुल प्रखर था, तो इसने मानसिंह ने क्या किया, इसको देश निकाला भी दिया, यानी कि बांकीदास को 2 बार दिया, देश निकाला दिया। इसके संबंध में भी एक उक्ति है, वो चलती है कि कहा जाता है कि बांका थारी बांक ने काट सक्यो ना कोई, बांका थारी बांक ने काट सक्यो ना कोई, लाख बसाव एक बार दिया, देश निकाला 2, यानी कि इसको 2 बार देश निकाला दिया था, और लाख बसाव का पुरस्कार एक बार मानसिंह ने इसको दिया। इस ग्रंथ में यह भी ये कहता है बांकीदास कि बीकानेर का एक शासक है, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए आने वाले एग्जाम्स में। बीकानेर का एक शासक था रतन सिंह, बीकानेर का एक शासक है रतन सिंह। इसने गया जो तीर्थ स्थल है बिहार में है, यानी कि गंगा नदी के किनारे है, तो अपने सभी सामंतों को, वहाँ के शासकों को लेके गया था, वहाँ गया तीर्थ स्थल पे, और सभी को ये शपथ दिलाई थी गंगा जल लेके कि कोई भी कन्यावध नहीं करेगा, कन्यावध नहीं करने की शपथ उसने दिलाई थी, कोई भी कन्यावध नहीं करेगा। तो ये बात लिखता है बांकीदास अपने इस बांकीदासरी ख्यात में, यही बात लिखता है कि बीकानेर का एक शासक हुआ रतन सिंह, वो गया तीर्थ स्थल पर, अपने सामंतों और सभी लोगों को वहां ले गया, और हाथ में उनके गंगा जल लिखवा कर, उनसे रखवा कर उनसे शपथ ली कि कोई भी कन्यावध नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बांकीदास की बात इतनी ही। अब लेते हैं अगली ख्यात। बांकीदास की ख्यात के बाद चौथे नंबर पे दयालदास की ख्यात लेते हैं। ठीक है, अब लेते हैं दयालदासरी ख्यात 4th नंबर पे। दयालदासरी ख्यात, जैसे नाम से पता चलता है, इसका रचयिता कौन है, रचयिता है दयालदास, रचयिता दयालदास है। अब पीछे वाली ख्यात से देखिए, हल्का सा इसका कनेक्शन निकलता है। किससे कनेक्शन है, दयालदास से, और किस इतिहास की बात करता है, बीकानेर की रियासत की बात ये करता है। बीकानेर रियासत की बात करता है, तो बीकानेर का शासक देखो, हल्की सी अपन ने चर्चा की थी अभी पीछे, थोड़ी सी देर पहले ही अपन ने चर्चा की थी। तो बीकानेर का शासक वही रतन सिंह है, जिसने गया में अपने सामंतों को कन्यावध ना करने की शपथ दिलाई थी। तो बीकानेर शासक रतन सिंह का दरबारी ये कवि है। दयालदास बीकानेर शासक का दरबारी कवि है। ये कौन, ये दयालदास। तो देखिए, ये कवि है और इसने अपनी ख्यात लिखी, दयालदासरी ख्यात, और किसके संबंध में है, ये बीकानेर के संबंध में है। बीकानेर रियासती शासकों के संबंध में जो भी कुछ विवरण है, वर्णन है, वो यहाँ मिलता है। ठीक है, अगर जन्म पूछे तो दयालदास का जन्म पूछा जा सकता है कुड़ियावास, यहाँ ये जन्म, क्योंकि पीछे वाले जो प्रश्न था अपना रीट का, उसमें से एक प्रश्न पूछा गया था जन्म से संबंधित, तो हो सकता है कि प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इसका जो जन्म है वो है कुड़िया गांव में हुआ था। ठीक है, अगला 5वें नंबर की ख्यात। 5वें नंबर की ख्यात देखिए, 5वें नंबर की ख्यात है मुंडियारी ख्यात, और इस ख्यात के बारे में
इस ख्यात के बारे में ये कहा जाता है कि लेखक इसका अज्ञात है, यानी कि सभी गांव वालों ने इसको मिलके लिख दिया होगा, मुंडियारी ख्यात। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में भी विवरण क्या है, यानी कि लेखक तो इसका कुछ पता नहीं है कि कौन है, तो लेकिन इतना पता है कि राठौड़ों ने, यानी कि जोधपुर के शासकों ने, राठौड़ों ने ये जो मुंडियार गांव है वो चारणों को दान में दिया था। मुंडियार गांव चारणों को दान दिया था। राठौड़ों ने चारणों को दान दिया। कौन सा? मुंडियार गांव। मुंडियार ये गांव जो है वो दान में दिया। तो ये कहा जाता है कि मुंडियार गांव के ही किसी चारण ने या वहाँ के लोगों ने मिलकर इस मुंडियारी ख्यात की रचना की है, यानी कि इसके संबंध में अपन को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, बस इतना मिलता है कि मुंडियार जो है वो चारणों ने दान में लिया राठौड़ों से, और मुंडियार गांव अगर पूछ लिया जाए तो और है कि ये नागौर में है आजकल। बस इसके संबंध में ये बात पूरी हो जाती है। अब आगे चलते हैं। ख्यात अपनी पूरी हो गई, मुंडियारी ख्यात। राठौड़ों ने चारणों को दान में दिया गांव मुंडियार। मुंडियार है नागौर में, और इसमें लिखा है कि जो भी रियासती जो शासक हैं अपने जोधपुर के, तो उनके बारे में जो विवरण है वो इसमें मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ख्यात से संबंधित अपनी जो मुख्य 5 ख्यात है उसका काम बस इतना ही पूरा होता है। ठीक है, अब चलते हैं रासों पे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पीछे बात की थी कि रासो एक साहित्य लिखा गया है, वीर परक साहित्य होता है रासो। रासो और रास दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि रास जो होता है एक श्रृंगार परक साहित्य है। देखिए, रास और रासों में ज्यादा अंतर नहीं है। रास ये तो होता है श्रृंगार परक साहित्य, श्रृंगार परक साहित्य होता है, और रासो क्या होता है? और रासो दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है, और रासो होता है वीर परक साहित्य, यानी कि उसमें वीरता वाली बात लिखी जाती है। बस अंतर सिर्फ इतना ही है, रास और रासों में सिर्फ अंतर इतना ही है। तो अपन चलते हैं पहले रासों पे। यहां से प्रश्न पूछा गया था, और यहां चलते हैं, पहला ही लेते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लेते हैं। सबसे पहले बात की थी अपन ने रासो। रासो क्या है? एक वीरता परक साहित्य है, यानी कि इसमें वीरता से संबंधित बात होती है। पृथ्वीराज रासो ये देखते हैं। रचयिता कौन? रचयिता चंद्रबरदाई, अपन ने बात करी थी पहले, चंद्रबरदाई। वास्तविक नाम क्या? पृथ्वी भट्ट। कभी कभी अपनों को पृथ्वी भट्ट बलाद भी मिल सकता है, पृथ्वी भट्ट बलाद, ये भी इसका नाम मिलता है। कौन था? पृथ्वीराज चौहान का मित्र था, कवि था। पृथ्वीराज चौहान 3rd जो अजमेर का शासक है उसका मित्र भी था और दरबारी कवि भी था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान 3rd का मित्र भी था और दरबारी कवि भी था। ठीक है, अब देखिए, ये जो साहित्य लिखा गया है पिंगल भाषा में है, यानी कि पिंगल शैली में है। पिंगल शैली का ग्रंथ है। इसके संबंध में, और साथ ही साथ इसकी एक बात और है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के विषय में लिखता है और ये भी लिखता है कि मोहम्मद गोरी के साथ जो युद्ध होते हैं, अपन ने क्या है कि 2 युद्ध पढ़े हैं, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन पृथ्वीराज रासो ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान के बीच
और इसके बीच यहां से प्रश्न लिया गया है। पृथ्वीराज और गौरी के बीच यहां से प्रश्न आ चुका है। मोहम्मद गौरी, अपन ने इतिहास में 2 युद्ध इनके पढ़े हैं, लेकिन पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये पूछे कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच कितने युद्ध हुए, तो कुल युद्ध हुए 22। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है चंद्रबरदाई का साहित्य पृथ्वीराज रासो। और यहां से प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में कितनी बार युद्ध हुए, तो अपना आंसर आना चाहिए बिल्कुल। अगर दोबारा आए तो इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है। 22 बार युद्ध हुए और 22वें युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से हार गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसने और बात भी कही है पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग। ये एक बात और कहता है, ये कहता है कि गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया था। कहाँ किया था? आबू पर्वत पे किया था। ठीक है, तो गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे यज्ञ किया था और अग्निकुंड से इसने बताया कि 4 जातियां पैदा हुई। अग्निकुंड से 4 जातियां पैदा हुई। देखिए कौन कौन सी पैदा हुई? प्रतिहार, यही बात कहता है, परमार, चालुक्य और चौहान। ये प्रश्न आ चुका है, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, और इस तरह से ये प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। ठीक है, अब देखते हैं इसको दोबारा से एक बार फिर से। पृथ्वीराज रासो रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है। इसका और नाम है पृथ्वीवट। पृथ्वीवट बलाद भी इसका नाम अपन को मिलता है। पृथ्वीराज चौहान 3rd, उसका मित्र है, दरबारी कवि भी है। पिंगल शैली में ये साहित्य लिखता है। ये कहता है पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ कहता है कि पृथ्वीराज के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में 22 बार युद्ध हुए। ठीक है, और 22वें युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से हार गया। इस ग्रंथ में यह भी कहता है चंद्रबरदाई कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे एक यज्ञ किया था और अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां पैदा हुई। इसको सोलंकी भी कहते हैं। अग्निकुंड से 4 राजपूत पैदा हुए, प्रतिहार हुए, परमार हुए, चालुक्य हुए और चौहान हुए। पे चेचे यानी कि 4। इस तरह से ये पूरा होता है। अब इसने अधूरा छोड़ा तो इसको पूरा किया। ठीक है, इसमें पता चलता है चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ है उसमें ये संयोगिता वाला पूरा विवरण देता है कि इस तरह से हुआ था। चंद्रबरदाई ये भी कहता है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये बात होती है कि पृथ्वीराज को वहाँ मार नहीं पाया था और वहाँ कहाँ ले गया था? गौरी अपने साथ ले गया था, उसको बंदी बना के रखा था। चंद्रबरदाई वहाँ गया था, शब्द भेदी बाण चलाया था और चंद्रबरदाई ने कहा था उसको, पृथ्वीराज चौहान को कहा था, वो वाली उक्ति बोली थी कि वो 4 बांस 24 गज, ये वाली उक्ति बोली थी, 4 बांस 24 गज। वो इस तरह से उक्ति बोल के उसने शब्द भेदी बाण चलाया था और इस तरह से मोहम्मद गौरी की हत्या यानी कि उसने उसको मारा था। लेकिन इस तरह से इसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के ही अकॉर्डिंग वो बात है, लेकिन इतिहासकार इस बात को मान्यता नहीं देते। ठीक है, तो इसको पूरा किया। चंद्रबरदाई का जो पुत्र है जलहण, चंद्रबरदाई का पुत्र जलहण ने इसको पूरा किया। इस ग्रंथ को जलहण ने पूरा किया। बस प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। रचयिता चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान का मित्र दरबारी कवि है। अपन ने पहले बात की थी कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में और भी कवि थे।
पिछले वाले वीडियो में थे विश्वनाथ वागीश्वर, आशाधर और विश्व वल्लभ, इस तरह से उसके 4 कवि और थे। पूरा किया चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने, और गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे यज्ञ किया। 4 जातियां अग्निकुंड से पैदा हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। चालुक्य को सोलंकी भी कहते हैं। दोनों के बीच में 22 बार युद्ध का वर्णन करता है। ओके डन, आगे चलते हैं। अब रासो साहित्य के बाद अब अगला विस्तृत जो है बात इसी की है। आगे वाले जो रासो साहित्य हैं सिर्फ उनमें उनका नाम और हल्का जो विवरण है वो लेके चलते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, रासो साहित्य में अब अगला जो साहित्य है वो लेते हैं, और वो है हम्मीर से लेते हैं। हम्मीर के संबंध में हम्मीर रासो। ठीक है, हम्मीर कौन है? रणथंभौर का शासक है। रणथंभौर का शासक, अपन ने कल भी बात की थी उस हम्मीर महाकाव्य के संबंध में कि रणथंभौर का शासक है अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी आता है तो यहाँ 1301 में युद्ध होता है, वो वाला विवरण इसमें है। हम्मीर रासो ये लिखा है, महेश ने भी लिखा है, कवि महेश। ठीक है, कवि महेश ने भी लिखा है इस हम्मीर रासो, और साथ ही साथ सारंगधर ने भी लिखा है। सारंगधर और जोधराज भी ने भी लिखा है हम्मीर रासो नाम से। बस इसके संबंध में यही है। हम्मीर रासो, कवि महेश ने भी हम्मीर रासो लिखा है, सारंगधर ने भी लिखा है, और जोधराज ने भी हम्मीर रासो लिखा है। ठीक है, अब अगला है ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का। अब चलते हैं बीसलदेव रासो। ये वाला प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, मिलान करके पूछता है इस तरह से, जैसे मिलान कीजिए हम्मीर रासो। ठीक है, सामने दे देगा सारंगधर या जोधराज में से किसी को एक दे देगा, दूसरे नंबर में से किसी और को दे देगा। जैसे ये वाला आ जाएगा बीसलदेव रासो, नरपति नाल, और किसी ग्रंथ का नाम दे देगा ए, बी, सी। और चौथे में दे देगा कोई भी जो उल्टा पुल्टा नाम है वो दे देगा। यानी कि एक ले लेते हैं, अमर काव्य वंशावली। ठीक है, जयसोम ले लेते हैं। ठीक है, तो पूछ लेगा इनमें से कौन सा मैच नहीं करता, मिलान नहीं करता, तो अपना आंसर हम्मीर रासो जोधराज ने लिखा, सारंगधर ने भी लिखा, बीसलदेव रासो नरपति नाल ने लिखा, पृथ्वीराज रासो अभी पढ़ा चंद्रबरदाई ने लिखा, अमर काव्य वंशावली जयसोम ने लिखा। नहीं, ये बात गलत हो गई। हम अमर काव्य वंशावली किसने लिखी है? देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, अमर काव्य वंशावली किसने लिखी है? अमर कौन रहता है? जो युद्ध को छोड़ देता है। ठीक है, अमर कौन रहता है? जो युद्ध को छोड़ देता है। तो युद्ध को छोड़ेगा कौन? युद्ध को कहते हैं रण, और छोड़ने को कहते हैं छोड़। ठीक है, तो रण छोड़ भट्ट। तो याद करें, अमर कौन रहेगा? जो युद्ध को छोड़ के भाग जाएगा, तो रण छोड़ भट्ट। जयसोम ने क्या लिखा है? जयसोम ने लिखा है वंशो कीर्तनकम काव्यम, ये लिखा था उसने। ठीक है,
तो जैसोम का कौन सा है? वंशोत कीर्तनकम काव्यम, ये उसका है। और अमर काव्य वंशावली है। याद करें कि अमर कौन रहेगा? जो रण को छोड़ देगा, तो रण को छोड़ देगा तो रणछोड़ भट्ट। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब वापस चलते हैं बीसलदेव रासो पे। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बीसलदेव रासो, ये प्रश्न भी अपने इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। किसने लिखा? रचयिता अभी अपन ने लिखा था वहीं पे। इसका रचयिता है नरपति नाल्ल। बीसलदेव रासो, बीसलदेव यानी कि कौन सा शासक? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ शासक, उसके दरबार में है विग्रह राज फोर्थ, ये शासक है विग्रह राज चतुर्थ। अपने इसकी भी बात करेंगे, विग्रह राज चतुर्थ। तो इसका देखिए विग्रह राज चतुर्थ, और इसकी एक रानी थी राजमती। विग्रह राज चतुर्थ और इसकी रानी है राजमती। इन दोनों को पात्र मानकर इसने ये ग्रंथ लिखा है। और इसमें क्या है? इन दोनों का प्रेम प्रसंग, यानी कि इनकी प्रेम कथा का यहाँ पे वर्णन है। प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। तो ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, जूनियर अकाउंटेंट 2016 वाली परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। जूनियर अकाउंटेंट 2016 वाली परीक्षा में पूछा गया था कि नरपति नाल्ल द्वारा रचित बीसलदेव रासो में महिला पात्र का क्या नाम है? प्रश्न को देखिए दोबारा, ये पूछा था कि नरपति नाल्ल द्वारा रचित बीसलदेव रासो में, ठीक है, महिला पात्र का नाम क्या है? महिला पात्र का नाम पूछा था उसने। तो क्या नाम है? राजमती इसका नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। इस तरह से बीसलदेव रासो अपना जो चौथा ग्रंथ है वो कंप्लीट होता है। और उसका ये दरबारी कवि है नरपति नाल्ल। अब चलते हैं आगे अपन सीधा। और अब शॉर्ट में जो जो भी रासो लिखे गए हैं बिल्कुल शॉर्ट में उसका विवरण पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो उनकी रचयिता हैं उनकी भी बात अपन यहाँ करते हैं। लेते हैं अगला चौथा, सगत रासो, जो मोस्ट है उसको ले रहे हैं। सगत रासो, रचयिता गिरधर आसिया। गिरधर आसिया, बस सीधे सीधे रचयिता का नाम लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ठीक है, एक और ले लेते हैं, खुमान रासो। दलपत विजय, ये इसका रचयिता हो गया। खुमान सगत रासो गिरधर आसिया ने लिखा, खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा। दलपत विजय कौन है? ये दोनों मेवाड़ से रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों मेवाड़ से रिलेटेड है। मेवाड़ शासकों की बात करते हैं ये दोनों के दोनों, गिरधर आसिया और दलपत विजय। एक विजयपाल रासो भी और ले लेते हैं, छठा विजयपाल रासो, और इसका रचयिता है नल सिंह। नल सिंह, ये इसका रचयिता है। इसमें ये क्या करता है? करौली का जो यादव वंश है, करौली का यादव वंश है, उसकी ये बात करता है यहाँ पे नल सिंह। तो यहाँ पर जो मुख्य मुख्य जो रासो साहित्य लिखे गए हैं उसकी यहाँ बात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। हमीर रासो किसने लिखा? रासो साहित्य में देखो, रासो साहित्य में है कवि महेश भी लिखता है। ठीक है, इसी नाम से शारंगधर भी लिखता है और इसी नाम से जोधराज भी लिखता है। जोधराज,
इसी नाम से जोधराज भी लिखता है। अब हमीर कौन था? रणथंभौर का शासक था, पीछे वाले पार्ट में अपन ने बात की थी। बिसलदेव रासो लिखता है, इसका रचयिता है नरपति नाल्य। विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि है। इसमें क्या लिखता है कि विग्रहराज और उसकी जो रानी है राजमती, उसकी प्रेम कथा का वर्णन ये करता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि विसलदेव रासो में महिला पात्र का नाम क्या है? तो राजमती है। सगत रासो गिरधर आसिया मेवाड़ के शासकों की ये बात इसमें करता है। खुमान रासो है दलपत विजय, इसमें यह भी मेवाड़ के शासकों की बात करता है। विजयपाल रासो है, इसका लेखक रचयिता है नल्ल सिंह और ये करौली के यादव वंश की बात करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अपने जो रासो साहित्य हैं वो कंप्लीट होते हैं। इससे संबंध में जो अगला पार्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि साहित्य से संबंधित जो अगला अपन पार्ट होगा उसमें कुछ अपन फारसी साहित्य भी लेंगे। फारसी साहित्य में और साथ ही साथ जो वचनिका है वो भी लेंगे और अन्य जो रास इत्यादि जो लिखे गए हैं वो भी लेंगे और साथ ही साथ जो राजस्थान के आधुनिक कवि हैं उनकी भी बात अपन करेंगे। कन्हैयालाल सेठिया से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो कन्हैयालाल सेठिया भी लेंगे, साथ ही साथ कर्नल जेम्स टोड को भी लेंगे और अदर जो भी जैसे सूर्यमल मिश्रण की बात करते हैं आधुनिक कवि है तो उसकी भी बात अपन अगले पार्ट में करेंगे। तो आशा है आज का जो पार्ट है आपको अच्छा लगेगा। पीछे वाले जो चैप्टर हैं उनको आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।